ठीक है, आज की हमारी टॉपिक क्या है? फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक जो वर्ड्स होता है ये कहाँ से डिराइव हुआ है? फार्माकोकाइनेटिक वर्ड किसका वर्ड है? फार्माकोलॉजी का है ना। हमने बोला था जो हमारी अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं ना। जो हमारी फार्माकोलॉजी होती है वो हमारी फार्माकोलॉजी जो फार्माकोलॉजी होती है ये हमारे दो ब्रांचेस में बढ़ जाती है। एक तो कौन सा होता है आपका? फार्माकोकाइनेटिक होता है, और एक आपका कौन सा होता है? फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, एक आपका क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक, और एक आपका होता है फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, फार्माकोलॉजी का वर्ड्स होता है, फार्मा मतलब होता है ड्रग। ठीक है, फार्मा मतलब क्या होता है? ड्रग। और कोलॉजी मतलब यानी कि फार्माको मतलब होता है ड्रग, और लॉजी मतलब क्या होता है आपका? यहाँ से फार्माको मतलब होता है ड्रग, और लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी करना। क्या होता है? स्टडी करना। जब हम ड्रग के बारे में जब हम एक ड्रग के पूरा डिटेल पढ़ते हैं तो उसको हम लोग किस सब्जेक्ट से जानते हैं? फार्माकोलॉजी। मीन्स की फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग मेडिसिन के बारे में जानते हैं। हमारी जो मेडिसिन होती है वो क्या होती है, मेडिसिन का यूज हम लोग किस बीमारी में कर सकते हैं, मेडिसिन का साइड इफेक्ट क्या होता है, मेडिसिन का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, और ये जो हमारी मेडिसिन होती है किन किन कंपोजिशन से मिलकर बनी होती है, सबकी स्टडी हम लोग किसमें करते हैं? फार्माकोलॉजी में करते हैं। लेकिन ये आपका जो फार्माकोलॉजी होता है ये आपका दो ब्रांचेस में बढ़ जाता है। मीन्स के एक आपका होता है फार्माकोडायनेमिक, एक आपका होता है फार्माकोकाइनेटिक। जो आपका फार्माकोकाइनेटिक होता है ये इसमें क्या बोलता है कि हमारी जो बॉडी है वो हमारे ड्रग के साथ क्या कर रही है। अब देखिए, अगर आप दवा देते हैं तो वो दवा आपके पेट में जाता है, तो मीन्स कि फार्माकोकाइनेटिक में जो आप दवा खाते हैं उसके साथ आपकी बॉडी क्या कर रही है, इसकी स्टडी किसमें करते हैं? फार्माकोकाइनेटिक में करते हैं। और फार्माकोडायनेमिक में हम लोग ये देखते हैं कि जो आपकी दवा है वो आपके बॉडी के साथ क्या कर रही है, जो आप दवा खाए हैं वो आपके बॉडी के साथ क्या कर रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पहले बताए थे। तो जो फार्माकोकाइनेटिक होता है इसमें जो एक दवा होती है उसके साथ हमारी बॉडी क्या करती है? एडीएमई करती है। एडीएमई जिसका फुल फॉर्म होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तीसरा क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, चौथा क्या होता है? एक्सक्रीशन। हमारी जो बॉडी होती है जब आप ड्रग को अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ऑलरेडी जब आपके बॉडी में जाता है तो हमारी जो बॉडी होती है उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन करवाएगी। मीन्स कि उस ड्रग को आपके ब्लड में पहुंचाएगी, ब्लड से उस ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। मीन्स कि डिफरेंट टिश्यू में क्या करेगी? पहुंचाएगी। फिर वो ड्रग हमारे लीवर के पास जाएगा, लीवर क्या करेगा? उस ड्रग को मेटाबोलाइज करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक्सक्रीशन है, वो ड्रग हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। इसकी स्टडी हम लोग किसमें करते हैं? फार्माकोकाइनेटिक में करते हैं। ये तो हुआ ड्रग के साथ हमारी बॉडी क्या कर रही है। ड्रग के साथ हमारी बॉडी एडीएमई करती है, मींस की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। ठीक है, अब जब हमारी बॉडी ड्रग के साथ की तो ड्रग का भी तो कुछ हक बनता है ना कि वो भी हमारे बॉडी के साथ करे। तो ड्रग क्या करता है? सिर्फ दो ही एक्शन देकर जाता है, सिर्फ बॉडी के साथ दो ही एक्शन दे देता है। एक आपका होता है इफेक्ट और एक आपका होता है साइड इफेक्ट। ठीक है, ड्रग आपके बॉडी में सिर्फ दो एक्शन देकर जाता है, एक आपका होता है इफेक्ट और एक आपका होता है साइड इफेक्ट। तो आज की हमारी टॉपिक क्या है? फार्माकोकाइनेटिक। हम इतना जानेंगे कि जो एक फार्माकोकाइनेटिक होता है वह उसकी स्टडी हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, और फार्माकोकाइनेटिक में कौन कौन सी प्रोसेस होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखिए, फार्माकोकाइनेटिक हमारा जो होता है इसमें हम लोग एडीएमई के बारे में जानते हैं, मींस की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये पूरा वर्ड्स किस में आता है?
फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक में हम पढ़ते हैं कि जो हमारी बॉडी होती है वो ड्रग के साथ क्या करती है, ठीक है, क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करवाती है, डिस्ट्रीब्यूशन करवाती है, मेटाबॉलिज्म करवाती है। तो सबसे पहले क्या आएगा, एब्जॉर्प्शन आएगा। क्या आएगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन सबसे पहले क्या आएगा, एब्जॉर्प्शन। क्या है इसका, ADME। ए मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब हमारा ड्रग हमारे बॉडी से डिजॉल्व होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब हमारा ड्रग कहाँ पे पहुंचता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। मीन्स कि जब हमारा ड्रग हमारे स्टमक फ्लूइड में डिजॉल्व होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में रीच करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक क्या है, एक आदमी है, ठीक है, ये क्या है, एक आदमी है, इसको क्या हुआ, बुखार हुआ है, फीवर हुआ है, मुंह बना है, ये यार इसका मुंह खुश नहीं दिख रहा है ना, अब उदास दिख रहा है कि नहीं, वो उदास ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे कैसे बनेगा, ऐसे कर दीजिए, ऐसे, हाँ वैसे ही। अब ये क्या हुआ है, ये उदास है, इसको क्यों उदास है, इसको क्या हुआ है, फीवर है, फीवर है, भूख लगी है, सॉरी फीवर है। भाई जब जिसे किसी भी पेशेंट को फीवर होता है तो वो एकदम लटका रहता है, ठीक है। ये डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर क्या करेगा, इसको एक दवा देगा, कौन सी दवा देगा, एंटीपायरेटिक देगा, एंटीपायरेटिक दवा देगा। एंटीपायरेटिक ऐसी दवा कहलाती है जो हमारे फीवर को खत्म करने के लिए यूज होती है। एंटीपायरेटिक दवा ऐसी दवा कहलाती है जो हमारे फीवर को क्या करती है, खत्म करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक दवा कहते हैं, ठीक है। इसमें आपका कौन सा आएगा, एक सबसे पहले आएगा पीसीएम, ठीक है। पीसीएम का डेरिवेटिव क्या क्या होता है, डोलो, और एक क्या होता है, बहुत सारी दवा है, सब में पीसीएम पाया जाता है। बताओ जी सोनू, पीसीएम का डेरिवेटिव बताओ, एंटीपायरेटिक का दवा बताओ, कौन कौन सी, बुखार को खत्म करने के लिए हम लोग कौन कौन सी दवा यूज करते हैं, कारपाल और दिखो, मुंह मत बनाओ, दिखो, ओडवाल के भी नाम से आती है, ओडवाल, ओडवाल के नाम से आती है, और एक और आता है, यम के नाम से भी आती है, किसके नाम से, पैरायम पैरायम के नाम से भी आती है कोई, हाँ, वो बच्चों में आती है, पीडियाट्रिक में पैरायम के भी नाम से भी कोई आती है। अगर आपको बुखार, मतलब इस पेशेंट को बुखार है, ये डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर इसको क्या किया, एंटीपायरेटिक दवा दिया। एंटीपायरेटिक दवा ऐसी दवा होती है जो क्या करती है, बुखार को ट्रीट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। जो दवा हमारे बुखार को कम करती है वो क्या कहलाती है, एंटीपायरेटिक दवा कहलाएंगी, ठीक है। तो बुखार को खत्म करने के लिए हम लोग पीसीएम का भी यूज करते हैं, डोलो का भी यूज करते हैं, कारपाल का भी यूज करते हैं, और एक आपका है पैरायम का भी यूज करते हैं, ठीक है। एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर क्या किया, इसको क्या दे दिया, एक कारपाल दे दिया। कहानी बता रहे हैं, कारपाल बुखार को खत्म करने के लिए दवा है ना। तो जैसे ही पेशेंट को बुखार है, ये डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर क्या करेगा, इसको एक कारपाल दे देगा, ठीक है। जब ये बंदा इस कारपाल को खाएगा तो इसका जो कारपाल होता है कहाँ पे जाएगा, इसके ईसोफेगस से होते हुए कहाँ पे जाएगा, स्टमक में जाएगा, ठीक है। कहाँ पे जाएगा, ये इसकी है लार्ज इंटेस्टाइन, ये है इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। वो बहुत डरावना दिख रहा है, हाँ डरावना दिख रहा है। हाँ ठीक है।
ठीक है। जैसे ही ये पैरासीटामोल खाया, अपने माउथ में लिया, ठीक है, किसके थ्रू खाया, पानी के थ्रू जब खाएगा तो ये दवा कहाँ पे जाएगी, स्टमक में पे जाएगी। ठीक है, स्टमक में क्या पाया जाता है, HCl। क्या पाया जाता है, HCl। HCl क्या करता है, भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, मीन्स कि भोजन को तोड़ फोड़ करता है। भोजन को क्या करता है, तोड़ फोड़ करता है। तो HCl हमारे जैसे ही दवा हमारे पेट में जाएगी तो हमारा जो पेट होता है वो दवा का क्या करेगा, डिसइंटीग्रेशन करेगा, डिसइंटीग्रेशन करेगा। डिसइंटीग्रेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हमारे लार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में। लार्ज पार्टिकल कन्वर्ट होते हैं किसमें, स्मॉल पार्टिकल्स में। बात समझ में आ रही है कि नहीं। डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, हमारे लार्ज पार्टिकल कन्वर्ट होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, मीन्स कि जो आप दवा लेते हैं तो दवा इतनी साइज में आती है, लेकिन वो उसको डिजॉल्व होने के लिए पहले छोटे छोटे पार्ट में क्या होना पड़ेगा, टूटना होगा। तो हमारे लार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे स्टमक फ्लूइड में क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं, मीन्स कि छोटे छोटे पार्ट में क्या होते हैं, टूटते हैं। ठीक है, कौन तोड़ता है, यहाँ पे HCl वगैरह की मदद से वो दवा क्या होती है, हमारे पेट में टूटेगी। ठीक है, फिर ये दवा क्या होगा, अब देखिए, फिर ये दवा क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा स्टमक फ्लूइड होता है उसमें क्या होगी, डिजॉल्व हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी। फिर ये दवा हमारी कहाँ पे पहुंचेगी, ये दवा हमारी कहाँ पे पहुंचेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगी। दवा हमारी क्या होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगी। जितने भी आपके न्यूट्रिशंस होते हैं, जो आप खाना खाते हैं जो आप खाना खाते हैं, सिर्फ जो आपके जटिल पदार्थ होते हैं, सॉलिड पदार्थ होते हैं, वो आपके माउथ से डाइजेस्ट होना स्टार्ट करते हैं। मीन्स कि जो आपकी प्रोटीन्स होती है, प्रोटीन्स क्या होती है, टाइप की सबसे जटिल पदार्थ होती है, इसका डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है, माउथ से ही शुरू हो जाता है। और जो आपका स्टार्च होता है वो भी हमारे माउथ से ही क्या होता है, डाइजेस्ट होने लगता है। लेकिन एक एग्जांपल से हम डाइजेशन नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी जटिल पदार्थ होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन माउथ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म होता है। सिर्फ जटिल पदार्थ, जो हमारे कठोर पदार्थ होते हैं, जो सॉलिड पदार्थ होते हैं, जैसे हमारा प्रोटीन हो गया, ठीक है, और बाकी भी जितने भी न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, मिनरल पाए जाते हैं, सब कहाँ पे डिजॉल्व हो जाते हैं, सब कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाते हैं। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सिर्फ वाटर ही ऐसा कंपोनेंट बचता है जो आपका कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, पूरी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। जब आप दवा खाते हैं, दवा आपके पेट में गई, वहां पे टूटी, टूटने के बाद क्या हुई, और स्टमक फ्लूइड में डिजॉल्व हुई, और जब डिजॉल्व होगी तो वो पास आउट हो जाएगी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर एक और वेंस होती है जिसके थ्रू दवा हमारी कहाँ पे चली जाती है, लीवर के पास चली जाती है। लीवर क्या करता है, उस दवा को मेटाबोलाइज करेगा, ठीक है, फिर वो दवा हमारी कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, वो दवा कहाँ पे जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी ब्लड स्ट्रीम में। जैसे कि वो लीवर के पास छोड़िए, अभी हमारी दवा कहाँ पे गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ये दवा क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये दवा क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। एब्जॉर्ब होकर कहाँ पे जाएगी, हमारे ब्लड स्ट्रीम में। स्मॉल इंटेस्टाइन पे छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे क्या लगे होते हैं, पोर्स होते हैं। ये किसके पोर्स होते हैं, ये हमारे ब्लड वेसल्स के पोर्स होते हैं। किसके पोर्स होते हैं, ब्लड वेसल्स के पोर्स होते हैं। इसी ब्लड वेसल्स के थ्रू, जो ब्लड वेसल्स पे जो पोर्स लगे हैं, उसी के थ्रू दवा हमारी कहाँ पे हो जाती है, कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है, हमारे ब्लड में चली जाती है। जैसे ही दवा हमारे ब्लड में जाएगी, ब्लड क्या करेगा, उस दवा को डिफरेंट बॉडी तक पहुंचाने का काम करेगा, छोड़ देगा, चले जाओ यहाँ पे, चले जाओ वहाँ पे, जहाँ पे दवा की जरूरत है वहाँ पे दवा हमारी क्या चली जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे ही दवा एक्शन अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगी, अपना एक्शन शो करेगी और आपके बॉडी से स्क्रीट आउट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, कैसे दवा काम करती है। दवा आपके स्टमक में आया, ठीक है, लीवर के पास गया, लीवर उस दवा का मेटाबोलाइज किया, ठीक है,
ठीक है, कुछ दवा क्या करेगा, आपका नष्ट कर देगा। नष्ट करने के बाद फिर वो दवा हमारी कहाँ पे आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में उस दवा का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। वो दवा हमारी एब्जॉर्ब होकर कहाँ पे चली जाएगी, ब्लड पे चली जाएगी। फिर ब्लड क्या करेगा, उस दवा को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, मीन्स कि आपको पूरे बॉडी में पहुंचा देगा। जहाँ पे आपको साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचा देगा, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है दवा वहाँ पे चली जाएगी। फिर वहाँ के अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगी और उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी और वो रिसेप्टर अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। फिर दवा वहाँ से क्या होती है, जब वहाँ से दवा खत्म हो जाती है, मीन्स कि जब अपना एक्शन शो कर देती है तो रिसेप्टर से छूटती है। फिर इसके बाद हमारे कहाँ पे, हमारी बॉडी से स्क्रीट आउट हो जाती है। किसके थ्रू होती है, पसीने के थ्रू होती है, यूरिन के थ्रू होती है। हमारी बॉडी क्या करती है, उस दवा को अब बॉडी के अंदर से निकाल देती है। पसीने के थ्रू निकालती है, बाइल के थ्रू निकालती है, स्टूल के थ्रू निकालती है, ठीक है। और आपके यूरिन के थ्रू दवा को क्या करती है, आपके बॉडी से बाहर निकाल देती है। यही सारे प्रोसेस हम किस में पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक में सबसे पहले हमारा आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे ब्लड में रीच करते हैं, वो प्रोसेस क्या करती है, एब्जॉर्प्शन कहलाती है। अब देखिए हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है। हमारी बॉडी क्या मिलकर बनी है, किससे मिलकर बनी होती है, सेल से मिलकर बनी होती है। तो जो दवा एब्जॉर्ब हो रही है, ब्लड में जा रही है, वो किसी वेसल्स के थ्रू जा रही है ना बाबा, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ना जा रही है। देखिए हमने क्या बताया था, हमारी बॉडी क्या होती है, एक सेल से मिलकर बनी होती है। हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल होती है। सेल से ही क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन हमारे किससे होते हैं, सेल से ही बनते हैं। टिश्यू बनते हैं, टिश्यू भी तो एक टाइप के सेल से मिलकर बने हैं ना। तो जितने भी हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट है, सब किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। तो हमने क्या बोला था, सेल जब हम पढ़ाए थे तो हम ये बोले थे कि सेल का एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं, या फिर हम लोग इसको क्या किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं। जहाँ पे हमारी दवा, जहाँ से हमारी दवा एब्जॉर्ब हो रही है, ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स भी एक टाइप की क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एक टाइप की क्या है, सेल है। वहाँ पे भी सेल भी पाई जाएगी ना, हमारी पूरी बॉडी ही सेल से मिलकर बनी है, तो वहाँ पे भी सेल है। तो वहाँ की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वही क्या करती है, इसी के पहले उतना बाद में समझिए। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये क्या कर, इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। ये एज ए बाउंड्री की तरह काम करती है, मींस की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और कुछ सब्सटेंस को अपने अंदर से आने जाने की अनुमति देती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड्री है, ठीक है भाई। ये जब अनुमति देगी तभी ना इसमें क्या करेंगे, कोई भी सब्सटेंस इंटर करेगा और सेल के अंदर से कोई भी सब्सटेंस बाहर जाएगा। तो जो आपकी ड्रग है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, लेकिन किसके थ्रू होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे सेल का एक पार्ट होता है, मतलब पार्ट सेल का हमारे आउटर लेयर होती है। यही क्या करती है, यही ड्रग को अपने ब्लड में पहुंचाने का काम करती है। मींस कि जो आपका ड्रग ब्लड में रीच कर रहा है वो भी किसी वेसल्स के थ्रू रीच करेगा ना। जो वेसल्स रहेगी वो एक टाइप क्या रहेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ड्रग क्या करेगा, आपके ब्लड में जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये हमारी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की मिलकर बनी होती है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या होगा, वो प्रोटीन का बना होता है, नहीं रिसेप्टर नहीं पढ़ते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना है। ये सेल मेम्ब्रेन ना, हाँ प्रोटीनियस कंपाउंड होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना है। जो आपका सेल होता है, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, इसी के थ्रू क्या होता है, ब्लड एब्जॉर्ब होकर कहाँ पे जाता है, आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ठीक है, कहाँ पे जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ठीक है, ये जो आपकी लेयर होती है,
ठीक है, ऐसे ही होता है। ये जो आपकी फास्फोलिपिड लेयर होती है, सॉरी ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये किससे मिलकर बनी होती है? फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। इसके ऊपर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? चैनल भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाएंगे? चैनल भी पाए जाएंगे। क्या पाए जाते हैं? चैनल भी पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है कि सबको कि नहीं आ रही है? हमारी जो दवा एब्जॉर्ब होती है, हमारी जो दवा हमारे ब्लड में रीच करती है, वो किसके थ्रू करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करती है? रीच करती है। ठीक है, इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं। एब्जॉर्प्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन। हम एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं। एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारा जो ड्रग होता है वो हमारे ब्लड में रीच करता है, लेकिन किसके थ्रू करता है? ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके थ्रू रीच करता है। अब देखिए, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, हमने बताया कि फास्फोलिपिड बाइलेयर की होती है। किस नेचर की होती है? सॉरी, किस कंपाउंड से मिलकर बनी होती है? फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। इसलिए ये हमारी किस नेचर की होती है? लिपिड नेचर की होती है। किस नेचर की होती है? लिपिड। लिपिड क्या है? एक टाइप का ऑयल है। लिपिड क्या है? एक टाइप का फैट है, ऑयल है। ठीक है, इस वाली लेयर से सिर्फ आपको जो आपकी इस वाली लेयर से जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इससे सिर्फ आपका जो लिपिड नेचर की जो ड्रग होगी वही एब्जॉर्ब होगी। जो ड्रग होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक आपके होते हैं लिपिड नेचर, ठीक है, एक्वस नेचर जिसको हम लोग वाटर नेचर के कह सकते हैं, और आपका क्या होता है? लिपिड नेचर। जो आपकी मेडिसिन होती है वो ऐसी मेडिसिन होती है जो आपके वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी, और कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो आपके लिपिड में डिजॉल्व होगी। जो मेडिसिन आपके वाटर में डिजॉल्व होगी वो आपके लिपिड में नहीं डिजॉल्व होगी। जैसे अगर आप पानी और तेल को घोलेंगे तो क्या एक में मिक्स हो पाएगा? नहीं। लेकिन अगर दूध और दूध को घोलेंगे तो एक में मिक्स हो जाएगा, मिक्स हो पाएगा ना। तो अगर तेल के ऊपर अगर हम पानी डालें तो पानी भी क्या होगा? तेल के ऊपर तैरने लगता है। अगर ज्यादा कंसंट्रेशन में तेल है तो पानी तेल के ऊपर तैरने लगता है। अगर हम पानी में तेल को डालते हैं फिर भी वो तेल क्या होता है? पानी के ऊपर तैरने लगता है। इसलिए जो हमारी दवा होती है वो दो नेचर की होती है। एक आपकी होती है एक्वस नेचर की, एक आपकी होती है लिपिड नेचर की। ठीक है, लिपिड इन नेचर। जो दवा आपके लिपिड इन नेचर की होती है वो आपकी क्या होती है? इजीली आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, इजीली आपकी क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चली जाती है। इसमें कुछ हम एक्वस नेचर के भी बना दे रहे हैं। दो टाइप की दवा है। ठीक है, दवा आपकी वाटर नेचर की होती है, ऐसी दवा होती है जो आपके वाटर में भी डिजॉल्व हो जाती है। ऐसी भी दवा होती है जो आपके किसके थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाएगी? एक्वस नेचर के थ्रू जाएगी। अब देखिए, जो आपका ये मेम्ब्रेन होता है ये किस नेचर का होता है? ये किससे मिलकर बना होता है? फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये किस नेचर का होता है? लिपिड इन नेचर का होता है। तो जो लिपिड इन नेचर की दवा रहेगी वो आप क्या करेगी? इजीली क्या करेगी? इस लेयर से क्या करेगी? आपके ब्लड में चली जाएगी। ठीक है, ये वाली क्या है? लाइपोफिलिक नेचर। लाइपोफिलिक नेचर ये क्या है? आपकी लाइपोफिलिक नेचर है। और ये वाली दवा क्या है? एक्वस नेचर। एक्वस नेचर। ठीक है, जो एक्वस नेचर की दवा है वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगी। लेकिन जो आपकी लाइपोफिलिक नेचर ड्रग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बॉडी के अंदर चली जाएगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो दवा नहीं बॉडी के अंदर जा पा रही है उसके लिए यहाँ क्या बना है? चैनल बना है। क्या बना है? चैनल बना है। जो आपकी दवा एक्वस नेचर की है वो आपकी कहाँ पे जाएगी? वो आपके चैनल के थ्रू बॉडी के अंदर चली जाएगी। ठीक है, चैनल के थ्रू क्या होगी? बॉडी के अंदर, सॉरी, ब्लड में चली जाएगी। चैनल के थ्रू क्या करेगी? ब्लड में चली जाएगी। और जो आपके लिपिड नेचर के रहेंगे वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होंगे? आपके ब्लड में चले जाएंगे।
ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होंगे, आपके ब्लड में चले जाते हैं। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, जब ड्रग हमारे बॉडी से जब ड्रग हमारे बॉडी से हमारे ब्लड में रीच करती है तो वही प्रोसेस क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन कहलाती है। इसमें हमारी कौन सी लेयर आती है, हमारा जो ब्लड होता है, जो हमारा ड्रग होता है वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, लेकिन किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। इसको हम लोग एक क्रॉस चेन मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट चेन मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं, ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी नाम से हम लोग इस लेयर को जान सकते हैं, क्योंकि जितनी भी दवा होती है इसी से क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फार्माकोकाइनेटिक पढ़ रहे हैं। फार्माकोकाइनेटिक में हम सबसे पहला क्या देख रहे हैं, एब्जॉर्प्शन देख रहे हैं। तो हमारी एक दवा हमारे बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, हम सिर्फ उसी को बता रहे हैं। तो कैसे होती है, बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद जो ये एब्जॉर्प्शन है ना, ये जो हमारी दवा है, ये जो एब्जॉर्प्शन होती है ना, ये दो प्रोसेस में होती है। एक होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंस, एक होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंस। क्या होता है, ये जो एब्जॉर्प्शन होता है ये आपके बॉडी में कितने टाइप के होते हैं ना, ये ट्रांसपोर्ट क्रॉस मेम्ब्रेन जो होती है वो कितनी टाइप की होती है, 3-4 टाइप की होती है। फिर जो ये दवाएं आपके बॉडी से आपके ब्लड में पहुंचते हैं, वो क्या होते हैं, वो दो प्रोसेसेस में पहुंचते हैं। कितने प्रोसेसेस में पहुंचते हैं, दो प्रोसेसेस में पहुंचते हैं। एक आपका होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंस, एक आपका होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंस। जो आपकी दवा आपके ब्लड में रीच करती है वो दो प्रोसेस से रीच करती है। एक आपका क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंस, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक आपका होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंस, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंस, कंसंट्रेशन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंस और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंस क्या होता है, पहली बार नाम सुने हैं? इसको ऐसे समझिए जैसे आप सभी लोगों ने क्या हुआ, साइकिल चलाए हैं, सब क्या किए हैं, साइकिल चलाए हैं। तो आपके सामने कुछ ऐसा रोड पड़ता है जो ऐसे रहता है, ऊंचा रहता है। ऐसा रोड पड़ता है जो क्या रहता है, ऊंचा रहता है। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या होता है, जान लगाना पड़ता है, बहुत तेज से साइकिल चलानी पड़ती है। जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचे और यहाँ से जब ऐसे उतरना पड़े तो आप सिर्फ हैंडल को आपको संभालना पड़ता है, आप सीधा क्या करते हैं, खड़खड़ा के नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंस का एग्जांपल बता रहे हैं। अब ये सुनिए, इतना माइंड में याद रखिएगा। जो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंस होता है, इसमें जो आपका मॉलिक्यूल्स होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, जिसमें एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती है। और आपका जो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंस होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। इसमें क्या होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आई कि नहीं? देखिए, इसमें जो सबस्टेंस होते हैं, जो हमारे ड्रग होते हैं, वो क्या करेंगे, वो हाई कंसंट्रेशन से मूव करेंगे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। कहाँ पे मूव करेंगे, हाई कंसंट्रेशन की तरफ से कहाँ पे मूव करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा हाई कंसंट्रेशन है, ये हमारा लोअर कंसंट्रेशन है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एनर्जी की कोई भी नो रिक्वायरमेंट, हमारी एडीपी की नो रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन जो आपका अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंस रहेगा, इसमें आपके जो ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं, वो लो कंसंट्रेशन की तरफ से आपके कहाँ पे मूव करते हैं, हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं।
ठीक है। लो कंसंट्रेशन की तरफ से, जब लो कंसंट्रेशन की तरफ से आप हाई कंसंट्रेशन की ओर तरफ जाते हैं तो आपको क्या करता है, जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, वहां पे ऊंचा है, थोड़ा सा ऊंचा है, ठीक है, एकदम ऊंचा नहीं है, इतना ऊंचा है, ठीक है, और आप यहाँ पे नीचे हैं, तो आपको ऊंचाई तक पहुंचने में साइकिल को खींच के लेके जाना पड़ेगा, मीन्स की एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप कहाँ पे, लो की एंड से है ना, ये आपका ऊंचा है तो हाई होगा ना, लो से अगर आप हाई की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, आप साइकिल को अपने जोरदार से चलाएंगे, आप वहां पे पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप वहां पे पहुंचेंगे तो आपका हाई कंसंट्रेशन आ जाएगा, फिर आपको कहाँ पे जाना है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, आपको सिर्फ हैंडल चलानी पड़ेगी, साइकिल अपने आप चली जाएगी, ठीक है। जब ड्रग आपका हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो ये प्रोसेस हमारी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाती है, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स में हमारी जो दवा होती है वो हमारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, लेकिन आपका जो लो कंसंट्रेशन, सॉरी, जो आपका अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स होता है, इसमें दवा आपकी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी, इसमें आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एडीपी रिक्वायरमेंट। बात समझ में आ रहा है? जब आपकी दवा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, लेकिन जो लो कंसंट्रेशन से जब आपकी दवा हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जब दवा आपकी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही है तो वो प्रोसेस आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स कहलाता है, और जब दवा आपकी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी तो आपका क्या कहलाता है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स कहलाता है। लो की हाई की तरफ जाएगा और कंसंट्रेशन में हाई से लो की तरफ जाएगा। अब इसका क्या यूज है, कुछ आपको आयरन की दवा दी जाती है, कुछ आपको विटामिन की दवा दी जाती है, आयरन की दवा होती है, विटामिन की दवा होती है, मिनरल की दवा होती है। क्या ये सब दवा हमारे बॉडी में नहीं पाए जाते हैं? पाए जाते हैं। कुछ जब आपको दवा दिया जाता है उसमें विटामिन की भी दवा दे दिया जाता है, जैसे बी कॉम्प्लेक्स। क्या बी कॉम्प्लेक्स की दवा हमारे क्या प्रोटीन है? बी कॉम्प्लेक्स क्या है? प्रोटीन है जी, विटामिन है ना। होती है। अच्छा, होती है बोले हैं, तो आप तो क्या करते हैं, उसको विटामिन के रूप में दे देते हैं, ठीक है। तो जो आप विटामिन लेते हैं बाहर से, क्या वो आपके बॉडी में नहीं प्रेजेंस है? आपके बॉडी में मैक्सिमम क्वांटिटी प्रेजेंस है। आप एमजी लेते हैं, 2 mg हो गया, 3 mg हो गया, 4 mg हो गया, ऐसे लेते हैं, लेकिन आपके बॉडी में एक मैक्सिमम क्वांटिटी में आयरन भी प्रेजेंस होते हैं, विटामिन भी प्रेजेंस होते हैं, कैल्शियम भी प्रेजेंस होते हैं, मिनरल भी प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। जब ऐसी दवा का किसी दवा के साथ दिया जाता है तो वो दवा क्या करती है, आपके बॉडी में वो हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंस है, कैल्शियम होता है आपके बॉडी में। अगर कोई ऊपर से, जब एग्जांपल में बता रहा है, अगर कोई ऊपर से कैल्शियम दे सिर्फ 2 mg का, तो आपके बॉडी में जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, लेकिन ये 2 mg क्या है, कम है। जब ये 2 mg आपके बॉडी में जाएगा तो वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स का फॉलो करेगा, ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। इस दवा को आपके ब्लड में पहुंचाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आया? और जो आपका दर्द की दवा होती है, पैरासीटामोल वगैरह जो होता है, ये सब हमारे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, मीन्स कि इसकी क्वांटिटी आपके ब्लड में नहीं रहती है, और तो क्या करते हैं, तो आपके ब्लड में जब इसकी क्वांटिटी नहीं रहेगी तो आपका ब्लड में रहबे नहीं करेगा, तो लो कंसंट्रेशन होगा, और ये आपके हाई कंसंट्रेशन में रहेंगे, ठीक है। इसके ब्लड में इसकी क्वांटिटी 0.0% है, और यहाँ पे इसका 500 mg है। क्या है? 500 mg है, तो भाई ये हायर हुआ ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। और जैसे कि आपका विटामिन से ऊपर से कोई विटामिन दे रहा है और आपके बॉडी में भी विटामिन है, वो आपका हायर है, ठीक है, हाई विटामिन है, मतलब हाई क्वांटिटी में आपकी बॉडी में प्रेजेंस है। लेकिन जो आपको विटामिन दे रहा है वो सिर्फ 2 mg का है। कितने mg का है? 2 mg का है। भाई इसका कंसंट्रेशन हमारे बॉडी के कंसंट्रेशन से कम हुआ कि नहीं हुआ?
तब ये लो कंसंट्रेशन से हमारे हाई कंसंट्रेशन की ओर बढ़ेगी, लेकिन इसमें एनर्जी की जरूरत होगी। विदाउट एनर्जी का ये पार नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई? हमारी दवा दो तरह से हमारे बॉडी में रीच करती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। अब जब दवा हमारे बॉडी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू रीच करती है तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन। हमारी जो दवा होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है, किसके थ्रू होती है? हमारी मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। ठीक है, बता रहे हैं इसके बाद।